हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने पिछले वीडियो में श्वसन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि आज नया दिन है, नए दिन से शुरुआत करते हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर का नाम है जीवों में लैंगिक, जीवों में जनन। ठीक है, ये क्लास 12 का स्पेशली है, क्लास 12 का चैप्टर 1 है। तो आज से मैं क्लास 12 का ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे तो मैं उसी को ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पार्ट है। वैसे इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में थोड़ा सा ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ओके, बात करते हैं अगर पहली हेडिंग की, तो एनसीईआरटी में पहली हेडिंग है जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है दोस्तों? जीवन अवधि होती है जन्म से मरण तक का समय, तो परिभाषा पूछे अगर कि जीवन अवधि क्या होती है, तो जन्म से मरण तक का समय ही जीवन अवधि कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन यानी जनन की, तो जनन किसे कहते हैं? तो देखिए, कोई वो नहीं है कि आप कॉपी पेन लेके बैठे। वैसे आप याद भी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी पूरी गारंटी है कि मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा, ऐसे बोल करके। ठीक है, मेरा काम है समझाना। नोट्स बनाना है तो आप सब बना सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैं हर एक पॉइंट लिखाऊंगा। देखिए, फर्टिलाइजेशन यानी हिंदी में इसको कहते हैं जनन। ठीक है, तो जनन किसे कहते हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही जन्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह मेनली 2 टाइप का होता है अगर देखा जाए तो आमतौर पे। तो पहला होता है अलैंगिक, दूसरा होता है लैंगिक। अलैंगिक को अंग्रेजी में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि लैंगिक जनन को अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें देखिए एक जनक की आवश्यकता होती है, यानी कि जनन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है दोस्तों, जीव है, जीव क्या करेगा कि अपने ही समान 2 नए जीव को खड़ा करके रख देगा, यानी बना देगा। इसके लिए कोई जनन कहते हैं। या मतलब कि एक शब्द और आता है क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? जब 2 जीव एक जैसे दिखें, 2 जीव एक जैसे दिखें, उनको हम क्लोन कहते हैं। ये परिभाषा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्लोन किसे कहते हैं। 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है, ऐसे पूछ लेता है। तो जब दोनों जीव एक समान नजर आए हैं तो उन्हें क्लोन कहते हैं। मनुष्यों में पता नहीं होता है कि नहीं, बहुत रेयर केस में होता है क्लोन। ठीक है, तो बात करते हैं अलैंगिक जनन, तो यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त नहीं हुआ, मतलब कि इसमें समाप्त हुआ। तो लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। पहला तो नर होना चाहिए, दूसरा मादा। नर यानी कि मेल एंड मादा मतलब फीमेल। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? युग्मक का निर्माण करते हैं। देखिए, युग्मक मतलब गैमेट। ठीक है, गैमेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इनका जो गैमेट होता है, जैसे मान लीजिए नर है 2n, 2n मतलब क्या? इनमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी है, इसमें भी दुगनी है, 2n है। जैसे मान लीजिए मनुष्य की अगर बात करें, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर मान लीजिए नर में 46 है, इसमें भी 46 है, तो इसमें जब युग्मक बनेगा यानी कि गैमेट बनेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 23। यानी तभी ये युग्मक कहलाएंगे जब गुणसूत्रों की संख्या आम कोशिका की अपेक्षा आधी हो जाती है, तो इसे ही युग्मक कहा जाता है एक प्रकार से। तो ठीक है, तो युग्मक का निर्माण करते हैं। युग्मक मतलब गैमेट का निर्माण करते हैं। ये दोनों गैमेट आपस में जब फ्यूज करेंगे तो युग्मनज यानी एक नए जीव, युग्मनज मतलब क्या? जाइगोट, जाइगोट का निर्माण होता है। अब यह जाइगोट, क्योंकि यह भी कितना है? यन है, ये भी यन है। गुणसूत्र संख्या इसमें भी आधी है, इसमें भी आधी है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये क्या बन जाता है? 2n। अब यही जाइगोट यानी एक कोशिका ही आगे चल के एक शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? देखिए, एक और बात की, लैंगिक जनन में ही विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पूछेगा कि विभिन्नताएं देखने को किस जनन में मिलती हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा लैंगिक जनन में ही मिलती है। फिलहाल क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछेंगे, लेकिन
कहने का तजुर्बा यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगली हेडिंग की। तो देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जो अलैंगिक जनन में उपयोग की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं इसका। यहाँ पे पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को हिंदी में कहते हैं द्विविभाजन। ठीक है दोस्तों, द्विविभाजन। तो इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई जीव होता है, जैसे मान लो ये कोई जीव है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अंदर की ओर मटेरियल यानी डीएनए भरा रहेगा, डीएनए, और इसकी क्या रहेगी, सेल वॉल रहेगी। ठीक है दोस्तों, सेल वॉल रहेगी जी। बिना सेल वॉल को डीएनए क्या ऐसे तैरेगा, उड़ेगा, कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा कि द्विविभाजन मतलब कि यह अपने समान, जैसे मान लीजिए कुछ अगले वाले स्टेप में इसका शरीर कुछ ऐसा थोड़ा सा पिचकेगा। ठीक है, ये जो डीएनए रहेगा थोड़ा सा ये भी पिचकेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे थोड़ा फैल जाएगा। फैलने के पश्चात अगले वाले में स्टेप में क्या होगा कि इसको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसका डीएनए कुछ कट करके यहाँ चला जाएगा, कुछ कट करके यहाँ चला जाएगा। अगले वाले स्टेप में क्या होगा, दो नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाइनरी फिजन का मतलब यही होता है। बाइनरी फिजन मतलब द्विविभाजन, दो समान विभाजन, दो प्रकार का मतलब कि समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, एक जीव से नए दो जीवों का बनना ही द्विविभाजन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हिंदी में थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़िए, क्योंकि बीएससी में पूरा बाइनरी फिजन ही देखने को मिलेगा, कहीं पर भी द्विविभाजन की चर्चा नहीं होगी। ठीक है, यह मेनली किसमें होता है, अमीबा में होता है और प्रोटोजोआ में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल याद करिएगा। आप लोग को कोई परीक्षा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा और प्रोटोजोआ में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वाले पे। तो अगले वाला होता है स्पोरोलेशन। ठीक है, स्पोरोलेशन को हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन। ठीक है दोस्तों, बीजाणु जनन का मतलब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, बीजाणु उत्पन्न और नया। ठीक है, मतलब कि यह कुल मिला के पौधा जो होता है बीजाणुओं को उत्पन्न करता है। वह बीजाणु कहीं दूसरी जगह पे सुटेबल कंडीशन यानी कि अच्छी जगह जा करके, जहाँ पे उनको व्यवस्थित अनुकूल वातावरण में जाकर के एक नया जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे था बीजाणु उत्पन्न करके नया, जैसे मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है, तो ये जीव क्या है, पेनिसिलियम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यह जो ऐसे घुंडी नुमा संरचना देख रहे हैं कि एक प्रकार से क्या है, बीजाणु है। ठीक है दोस्तों, ये बीजाणु है। अब ये बीजाणु, जैसे मान लीजिए इसका एक बीजाणु है, ये एक बीजाणु कहाँ जाएगा, एक अनुकूल स्पेस मतलब प्लेस में जाएगा, अनुकूल प्लेस में जाएगा। तो वहां पे जाने के पश्चात यह एक नए जीव का निर्माण करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, एक नया जीव फिर से बन जाएगा। ठीक है, या स्पोरोलेशन यानी बीजाणु जनन में बीजाणु उत्पन्न करता है और एक नया पौधा बन जाता है या फिर नया जीव बन जाता है। यह मेनली किसमें होता है, पेनिसिलियम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या, एग्जाम्पल को कभी मत छोड़ना, बस मैं पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पे अगला वाला है बडिंग। बडिंग मतलब क्या, इसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं मुकुलन। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिएगा मुकुलन। आउट ग्रोथ से नया जीव, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई जीव होता है, जैसे मान लो हाइड्रा है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने लिखा है। बडिंग यानी मुकुलन में क्या होता है कि आउट ग्रोथ से एक नया जीव बनता है। देखिए एग्जाम्पल में हाइड्रा और ईस्ट। अगर हम हाइड्रा की उदाहरण लेते हैं, हाइड्रा मान लीजिए ये कोई पौधा है, जीव है, पौधा नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यह ऐसे कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ही कुछ थोड़ा सा एक कलिका निकलेगी, कलिका। ठीक है, कलिका निकलेगी। कलिका क्या करेगी, धीरे धीरे एक नया जीव या फिर अपना स्वयं का एक घर बनाने लगेगी। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये वाली कलिका क्या होगी, एक अलग कलिका बन जाएगी। यानी कि इसमें देखने को मिलता है, बडिंग फैक्टर में देखने को मिलता है कि यह एक नया जीव, मतलब कि अपने शरीर, केला देखा है ना, केला में क्या होता है, एक पौधा होता है, पौधा के जरिए उसमें की जो जड़ होती है वो बाहर निकलती है कलिका के रूप में। कलिका और धीरे धीरे आगे चल के क्या होती है, अपना नया घर बना लेती है। अपना कहती है भैया तुम लोग जाओ बाहर में, हम अपना अलगावची कर दो, हमारा हम अपना रहेंगे, अपना खेलेंगे, अपना खाएंगे। ठीक है,
आजकल के पतोगों में थोड़ा सा ज्यादा ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे। आइए अगला देखते हैं, अगले स्टेप पे। तो उम्मीद है ये वाला बडिंग समझ में आया होगा, बडिंग एलिमुकुलम समझ में आया होगा। अगला वाला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडी भवन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं खंडी भवन। खंडी भवन को अगर हम देखें तो यह क्या होता है, खंडों में टूटकर नया जीव बनाता है। क्या बनाता है, खंडों में टूट करके नया जीव बनाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पल बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल को आपको छोड़ना नहीं है। इसका थोड़ा सा अगर हम समझने का प्रयास करें फ्रेगमेंटेशन को, तो फ्रेगमेंटेशन को कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यूरोथ्रिक्स कोई पौधा है, जैसे मान लो ये है, इस प्रकार से मतलब थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम तो होगा आपके पास क्योंकि आप लोग 12th में हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई जीव है। ठीक है, अब जीव में क्या होगा कि यह खंडी भवन मतलब खंडों खंडों में टूट जाएगा कुछ इस प्रकार से। हम 3 ही बनाते हैं, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ही मतलब कि एक प्रकार से देखिए जितने भी खंड होंगे तो वो खंड क्या करेंगे, एक नया जीव बना लेंगे। ठीक है, ये भी नया जीव बना लेगा, ये भी नया जीव बना लेगा। ठीक है, तो खंडी भवन में यही देखने को मिलता है, यानी फ्रेगमेंटेशन में यही देखने को मिलता है कि खंडों में टूटकर एक नया जीव बना लेते हैं। प्रत्येक खंड अपना एक नया जीव बना लेगा। ठीक है, या किसमें पाया जाता है, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में पाया जाता है। अगर हम बात करें रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन। रीजेनरेशन मतलब कि फिर से, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं कटा तो फिर से वो बढ़िया से मलहम पट्टी हो गया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, प्रत्येक कटे हुए भाग से एक नया जीव बनता है। जैसे मान लेते हैं, कोई उदाहरण के थ्रू मान लेते हैं, जैसे मान लें कि ये कोई जीव है, अमीबा है। ठीक है, इसको हमने जा रहे थे इसे चलाता ऐसे कुछ ठीक है, या फिर ऐसे जा रहे थे, कोई बड़ा सा पत्थर गिरा, इसके विभिन्न प्रकार के टुकड़े। ठीक है, कुछ इस प्रकार से छिटी गए, ऐसे पीछे आ गए कुल मिला के। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे, प्रत्येक खंड या फिर खंड एक नया अमीबा बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक नया अमीबा बनाने का प्रयास करेगा, यही होता है पुनरुद्भवन। ठीक है, या किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा और अमीबा और स्पंज में पाए जाते हैं। मैं बतिया छिपकली में भी पाया जाता है यार, जिसको पूंछ कट जाती है, पूंछ कटने के पश्चात देखते हैं 2-3 दिन में थोड़ी सी पूंछ जाम जाती है, उसके बाद धीरे धीरे फिर से वही बड़ी हो जाती है। पुनरुत्थान मतलब कहीं काटा वाटा हो तो फिर से उसकी भरपाई हो जाए। तो यही इसमें देखने को मिलता है अमीबा में। देखिए, अमीबा है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है। अब पूछेगा कि दुनिया में सबसे तेज पुनरुत्थान किसमें पाया जाता है, तो आप लोग बता देंगे प्लेनेरिया में। ये लमसम पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, हम साइड में खड़े हैं। तो बाबू आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद है। आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि और किस प्रकार से यह चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पहले बता दूं कि बनाने के लिए मुझे 2 पार्ट की आवश्यकता होगी। पहले पार्ट में यहीं तक हो पाएगा, दूसरे पार्ट में मैं लैंगिक जनन समझाने का प्रयास करूंगा। ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन तो हो चुका था ना उस वाले, चलिए ठीक है, अगले वाले पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो पहला आता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, पहला आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो कायिक जनन हिंदी में लिख लीजिएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वह रिप्रोडक्शन जो काया यानी शरीर के द्वारा होता है,
इसको ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, तो मेनली 2 प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सा होता है देखते हैं। पहला वाला है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक। दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब कि मानव द्वारा भी कुछ पेड़ पौधों को मतलब कि नया जीवन दिया जाता है। तो अगर बात करते हैं पहला वाले प्राकृतिक की, प्राकृतिक से पहले अगर हम कृत्रिम वाले की बात करते हैं, तो कृत्रिम वाले में होता है कलम लगाना, कलम करके लगाना, उसके बाद दाग लगाना। अब कलम कैसे होता है, कलम को देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये कोई तना है या मान लीजिए छोटा सा एक पौधा है, पेड़ है, ठीक है, तो ये मान लीजिए पौधा है, उसके बाद इसको कैसे कलम करेंगे, काट देंगे, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से कट गया। अब इस वाले को फेंक देंगे, तो दूसरा जो कलमी वाला कलम है उस वाले को लाएंगे उसी के रूप में काट करके बाबू, उसके बाद लाने के पश्चात इस पे धर करके जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नया जीवन या फिर नया जेनेटिक मटेरियल वाला पौधा बन जाएगा। ये हो गया कलम। ठीक है, ये हो गया कलम। दाब लगाने की बात करें, सातूत का पौधा देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, सातूत, वही जो लाल लाल होता है। चलिए, अच्छी बात, उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो हमारे घर पे चले जाइएगा, वहीं पे लगा है। ठीक है, मान लो ये कोई सातूत का पौधा है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, इसमें से यहाँ से भी कोई डार वार निकली हुई है, तो इस डरिये को जो लंबी हुई है डार, ये वाली, इस डार को क्या करेंगे, ऐसे पकड़ के नीचे लाएंगे कुछ इस प्रकार से। अगर मान लीजिए ये पौधा है, इसमें की जो डाल बढ़िया से निकली हुई है, विभिन्न प्रकार की डालें निकली रहती है ना, शाखाएं निकली होती हैं, एक शाखा को पकड़ के जमीन की तरह दाब देंगे, उसके बाद थोड़ी सी मुंडी दिखती रहेगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे जो जमीन में धंसाएंगे, तो उसके बाद इसके ऊपर माटी रख देंगे। कुछ दिन बाद देखेंगे, जैसे 4-5 दिन के बाद देखेंगे ना, जब इसको मटिया को हटाएंगे, उसके बाद देखेंगे तो इसमें जड़ निकल जाएगी। जड़ निकली होगी यानी रूट निकला होगा। रूट क्या करेगी, अब यहाँ से एक कट करके काट देंगे, उसके बाद इस वाले पौधे को एक अलग सी जगह लगा देंगे या फिर वहीं लगा देंगे। ये अपना स्वपोषण एक प्रकार से करना लगेगा, यानी कि एक नया पौधा बन जाएगा। ये था कृत्रिम। ठीक है, अगर हम बात करें प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक में देखिए कई प्रकार की विधियां होती हैं। पहला विधि है भूमिगत तनन। भूमिगत तनन में बहुत कुछ आते हैं, जैसे आलू हो गया, हल्दी हो गया, ये सब के प्रकार से आते हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस है दोस्तों, पूरा का पूरा क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। कंद, कंद मतलब क्या, ट्यूबर, कंद को अंग्रेजी में ट्यूबर ही बोलते हैं। ठीक है, भूमिगत तनन की बात हो रही है, किस प्रकार से इसमें लैंगिक जनन होता है, किस प्रकार से एक आलू से 2 आलू का निर्माण होता है। तो जानते हैं आप लोग, आलू को क्या होता है, उसको काट लेते हैं, काटने के पश्चात जगह जगह पे बहुत जो एक नया नया थैला बना लेता है। आलू में किस प्रकार से होता है, आलू में कंद के द्वारा होता है। ठीक है, अदरक की बात करें तो अदरक में राइजोम या फिर प्रकंद के द्वारा होता है। ठीक है, अदरक में किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा। ठीक है, आप लोग अंग्रेजी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। हल्दी वल्दी में क्या होता है, हल्दी और जिमीकंद। जिमीकंद भी एक फल है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है इसलिए बता रहा हूँ। हल्दी वल्दी में क्या होता है कि क्रोम, क्रोम कहेंगे, कोर्म। ठीक है, इसको हिंदी में घनकंद कहते हैं। इसके द्वारा होता है लैंगिक जनन, या फिर एक हल्दी से 4-5 हल्दी का निर्माण। ठीक है, अगर बात करें प्याज और लहसुन की, प्याज और लहसुन में क्या होता है, पहले बीज लगे होते हैं, रिपल शल्ककंद के द्वारा इसका निर्माण होता है। कभी कभी देखा है कि छोटी छोटी प्याज होती है, उसको जमीन में लगा देते हैं तो बड़ी हो जाती है। तो वही प्रक्रिया होती है कुछ इस प्रकार से। प्याज और लहसुन में कौन सा होता है, शल्ककंद के द्वारा लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसा क्लियर? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। आप लोग हमारी वीडियो को थोड़ा सा तेज करके देखिए करिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो आगे दोस्तों बात करते हैं। ये था नंबर बी, हाँ ये नंबर ए था भूमिगत तना। ठीक है, ये इसमें कैसे लैंगिक जनन होता है, तने के बारे में हो गया था। अब नंबर बी देखते हैं, अर्धवायवीय तना, मतलब कि ऐसा तना जो हवा में हो, आधा कहीं और। ठीक है, तो अगर इसमें देखते हैं अर्धवायवीय तने में, तो इसका एग्जाम्पल है ऊपरी भूस्तरीय, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रनर। ठीक है, रनर कहते हैं। जैसे इसमें हो गया दूब और घास, जो घास को देखा है ना, तो वो अर्धवायवीय तने, आधे हवा में लटके होते हैं, मतलब एक प्रकार से। ठीक है, दूब और घास हो गए।
नंबर बी पे आता है, इसमें बी वाले में बी पे आता है भूस्तरीय यानी स्टोलोन। स्टोलोन स्ट्रॉबेरी पौधा देखा है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये आगे चल के मतलब कि कुछ इस प्रकार से हो जाता है, तो उसके बाद अपना शाखा उखा निकाल करके बढ़िया से जन्म कर देता है। नंबर थर्ड पे आता है भूस्तरीय। भूस्तरीय एनसीईआरटी में देख लेना अस्तारिक है कि इस तरह के, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट मतलब कि जलकुंभी देखा है ना, आधा हवा में रहता है आधा पानी के नीचे रहता है, ठीक है। और पिस्तिया, पिस्तिया भी एक अच्छा उदाहरण है। उदाहरण बहुत जरूरी है। ऐसे पूछेगा अर्धवायवीय तना के 2 उदाहरण बताइए, आप लोग कोई भी बता देना, ठीक है। या फिर ऐसे पूछेगा अर्धवायवीय तने के भूस्तरीय के कुछ उदाहरण बताइए, तो आप लोग बता देंगे जलकुंभी और पिस्तिया, ठीक है। फिलहाल ये सब पूछे जाते हैं लेकिन कम पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें माइक्रो प्रोपागेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जरूर आता है, जरूर आता है, जरूर आता है, ठीक है। माइक्रो प्रोपागेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपके शरीर की या फिर कोई भी पौधा है, पौधे की थोड़ा सा गुच्छा टाइप में थोड़ा सा निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग ऊतक कहते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ऊतक को निकाल कर कृमि पोषण के माध्यम में रख कर आगे नए जीव का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। बात क्लियर हुई? देखिए जैसे मान लो कि यहाँ पे बनाए क्या यार, ये ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप कार्य होता है। इस पहला स्टेप में क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्या है, एक संवर्धन माध्यम है, आर्टिफिशियल माध्यम। इसमें क्या होता है, माध्यम क्या होता है पहले देख लीजिए। माध्यम ऐसी एक टैंक होता है जिसमें ऑक्सीजन भी रहती है, यानी कि पूरा का पूरा पोषण भी रहता है और विभिन्न प्रकार की गैस भी रहती है, नाइट्रोजन से लेकर ऑक्सीजन तक, ठीक है। वो होता है आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं यार, संवर्धन माध्यम, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो मानव द्वारा जो होता है कि एक नए जीव का निर्माण करना ही जो है माइक्रो प्रोपागेशन कहलाता है। इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये होगा संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम में एक ऊतक को ला के रख देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने रख दिया है। अब इसमें क्या होगा, ऊतक से थैलस का निर्माण होगा स्टेप 1 में, ठीक है। ऊतक से क्या होगे, थैलस का निर्माण होगा स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, वही थैलस से जो शाखाएं निकलेंगी। मान लीजिए कोई था, उसको हमने संवर्धन माध्यम में रखा, अब इसमें से क्या होंगी, शाखाएं निकलेंगी। भाई सब कुछ मिल रहा है, पानी पोषण बढ़िया से सब कुछ मिल रहा है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है, तो क्या होगी, शाखाएं निकलेंगी। थैलस से शाखाओं का निर्माण होगा, शाखाओं का निर्माण हो गया। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में शाखाओं को काट लिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, इसको कुछ इस प्रकार काटेंगे, क्योंकि ये भी मटेरियल रहना चाहिए ना थोड़ा सा बढ़ने के लिए। जब तक जड़ नहीं निकल रही है तो क्या करेंगे, इसको भी काटेंगे। तो शाखाओं को काट कर रख लेना, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या होगा, गार्डन में लगा देना, सिंपल है, ठीक है। माइक्रो प्रोपागेशन यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं लैंगिक जनन के बारे में। यहाँ तक हो गया बाबू, ये था पौधों में लैंगिक जनन। लेकिन अगर मनुष्यों में देखा जाए तो, या फिर पौधों में ही देखा जाए लैंगिक जनन, तो कुछ इस प्रकार से होता है। लैंगिक जनन की बात कर ले तो लैंगिक, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लैंगिक जनन में अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि पार्ट 2 में लैंगिक जनन के बारे में पूरा बताया जाएगा। लैंगिक जनन इसमें क्या होता है, मेनली होता है कि एक होता है नर, एक होता है मादा। नर मतलब क्या, मेल, मादा मतलब क्या, फीमेल, ठीक है। इसमें से क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, युग्मक क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। मान लीजिए ये युग्मक बन गया। अगर मान लीजिए नर में गुणसूत्र संख्या 2n है, इसमें भी 2n है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, युग्मक बनते समय n हो जाएगी, ठीक है। अब इन युग्मकों को अंग्रेजी में कहता है गैमीट, ठीक है। अब ये युग्मक क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, मिलने के पश्चात एक जाइगोट का निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। अब इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। जाइगोट मतलब क्या,
जाइगोट से ही एक नया जीव बनता है, नया जीव बनता है। अब देखिए एक युग्मक से या फिर दो युग्मक से या फिर कहें कि इन दोनों के मिलन से एक नया जीव का निर्माण होने में 3 प्रक्रिया शामिल होती है। एक होता है कि फर्टिलाइजेशन प्री अवस्था, एक होता है फर्टिलाइजेशन अवस्था, एक होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन अवस्था, या फिर हिंदी में कहें निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। ये सब घटनाएं होती हैं। कल हम देखेंगे कि कैसे होता है ये सब। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में पार्ट 1 आज यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 2 हम कल देखेंगे। उम्मीद है वीडियो समझ में आएगा, तो समझ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।